नहीं पता था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो शादी उसके लिए सच में शादी नहीं, बर्बादी साबित होने वाली है। वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डायन से शादी करने जा रहा था, जिसके बाद उसकी पूरी हालत या यूं कहे उसके पूरे परिवार की हालत इस तरीके से बदलने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। मैं माफी चाहूंगी कि मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा था कि मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से स्टोरीज अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं। बट अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो वीडियोस होंगी वो हमेशा यानी रेगुलर बेसिस पे आपके पास पहुंच जाएंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि थ्रिलिंग स्टोरीज पे आपको रियल हॉरर स्टोरीज और रियल क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती हैं, वैसे ही आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो बिहार के एक छोटे से गांव जिसका नाम डिहरी है वहां से रिलेटेड है। और आप ऐसा मत समझिएगा जैसे बहुत लोग की ये मेंटालिटी होती है कि भाई ये भूत प्रेत वाली चीजें बस बिहार में और इन्हीं जगहों पे होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें कहीं पे भी हो सकती है, इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी। और मैं खुद एक बिहारी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि भाई छोटे जगह पे या फिर बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, क्या कर सकते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सोच। बाकी ये वीडियो और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये स्टोरी में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है वो बिलीव करने लायक है नहीं। सच बताऊं तो मैंने भी यकीन नहीं किया था, बट जब हमने इस चीज पे बातचीत करी या फिर इस चीज के बारे में पता किया, जांच पड़ताल कराई उस गांव में, तो ये सच सामने निकल के आया कि ये स्टोरी बिल्कुल 100% रियल है। और ये स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है वो मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड ही है, बट मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकती और मैं किसी का भी रियल नाम यूज नहीं करूंगी, सारा कुछ काल्पनिक होगा। भले आप इस चीज पे और स्टोरी पे बिलीव ना करें, लेकिन इसको आप एक कहानी समझ के सुन सकते हैं। जो बिलीव करते हैं या जो बिलीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल करिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और वो हमारे आसपास ही है। क्या पता वो अभी आपके ही पास हो, आपके पीछे या आपके ही कमरे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये हॉरर स्टोरी। ये कहानी बिहार के डेहरी गांव की है जिसमें एक परिवार रहता था जो कि जात पात से भी बहुत ऊपर था। हालांकि जात पात तो मेट्रो सिटीज वगैरह या फिर बहुत जगह पे नहीं देखी जा रही है, और जो कि अच्छी बात है। मैं खुद जात पात पे बिलीव नहीं करती, बट वो जिस परिवार की ये कहानी है वो तब तो जात पात पे बहुत बिलीव करते थे। कहते हैं ना कि एकदम अपने जात के प्रति वो बिल्कुल ही कट्टर स्वभाव के थे और थे भी बहुत अमीर। उस गांव के सबसे रईस परिवार वही थे। अब तक तो आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा कि सिर्फ लोग ही जात पात पे मानते हैं और बिलीव करते हैं या फिर जो चीजें होती हैं, लेकिन आज आपको ये सुनने को मिलेगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्या इनके दिमाग पे भी कुछ जात पात वाली चीज होती है? शायद हाँ। ये चीज आपको आगे इस कहानी में पता लगेगी। तो ये कहानी एक परिवार की है जिसमें 4 लोग रहते थे। केशव, उसका छोटा भाई महेश, उसके माता पिता। ये 4 लोग ही थे, लेकिन इनके परिवार में नौकर चाकर ढेरों थे। 2-3 नौकर किचन के लिए, कुछ इनके गाय भैंस को देखने के लिए, कुछ बाहर के काम करने के लिए, मतलब कुल मिला के 7-8 नौकर इनके परिवार में थे। इस परिवार का मान सम्मान भी काफी अच्छा था कि भाई रईस लोग हैं। और एक होता है ना कि बहुत ज्यादा घमंड था इनमें अपने जात को लेके, बहुत ऊंचे जात से बिलोंग करते थे, तो ये जो नीची जाति वाली लोग थे उनके तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। शायद ही कभी ऐसा हो गया कि भाई किसी कोई गरीब इंसान है जो नीची जात का है, उनको इन्होंने भीख वगैरह दे दिया, लेकिन ये बहुत रेयर होता था।
इनका ये मानना था कि जिस रास्ते पे ये चलेंगे उस रास्ते पे किसी भी छोटे जात के व्यक्ति की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि अगर ये घर से निकले तो जितने भी छोटे जात के लोग हैं वो सब अपने अपने घर में अंदर चले जाएं। एक बार जो केशव के माँ बाप थे उन्होंने सोचा कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब जो हमारा बेटा है, बड़ा बेटा केशव, उसकी शादी करानी चाहिए। घर में एक बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और हमारा तो पता नहीं, हम तो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, कितनी जिंदगी बची है, तो हम अपने आंखों के सामने पोते पोतियों को खिला लें तो भाई हमारा जो जीवन है वो संपन्न हो जाएगा। तो यही बातचीत चल रही थी। अब केशव के लिए लड़की ढूंढा जाने लगा। 2-3 गांव में या फिर ढेर सारे गांव में लड़कियों के बारे में पूछा गया। केशव के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। अब घर में खुशियों का माहौल आने वाला था और ये बस यही चाहते थे कि जिस तरीके से इनका कट्टर स्वभाव है अपने जात के प्रति, उस लड़की का भी हो। ये वही चाह रहे थे। बाकी धन दौलत तो इनके पास बहुत था, तो इनको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था दान दहेज का। बस लड़की की सोच इनसे मिलती जुलती होनी चाहिए। इन लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं लड़की सुंदर नहीं तो कहीं लड़की के फैमिली का जो बैकग्राउंड था उसमें इनको कुछ दिक्कत हो जाती थी। ऐसे ऐसे करते करते कई सारे रिश्ते कट गए, शादी के रिश्ते कट गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब हो, आप ऊंट पे भी बैठे रहेंगे तो कुत्ता आपको काट के चला जाएगा। ये कहावत बहुत लोग दोहराते भी हैं और हमने भी सुनी है, बचपन से सुनते हैं। ये इनके साथ सच होने वाला था। बुरी नजर एक बार जिसके ऊपर पड़ जाती है वो चाह के भी इसको अपने किस्मत से, अपने तकदीर से हटा नहीं पाता। जो होना होता है वो होता ही है। और अगर ये बुरी नजर आपके ऊपर पड़ गई तो फिर आपका बुरा समय शुरू। इन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया, लेकिन वही होना था जो लास्ट में हुआ। एक गांव की लड़की इनको पसंद आई, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत सी थी, लंबी सुंदर सी, घने घने बाल, परिवार भी इनको अच्छा लगा। और उनका जो लड़की का परिवार था वो भी कट्टर जातिवाद था। तो इनको तो यही चाहिए था और लड़की भी अच्छी थी, खूबसूरत थी। अब इनको ये नहीं पता था कि ये जिसको शादी करके लाने वाले हैं वो लड़की बाहरी रूप से जितनी भी सुंदर हो, अंदर से उसका मन उतना ही काला था। इन्होंने आव देखा ना ताव, चट मंगनी पट ब्याह, यही वाला इनका मामला हुआ। और इन्होंने जल्दी से शादी वादी की तारीख पक्की करी और शादी कर दिया। वो लड़की जिस गांव की थी उस गांव में केशव के पिता के एक मित्र रहते थे। उनको उस लड़की और उस परिवार के बारे में कुछ चीजें पता थी। उन्होंने केशव के पिता को बोला भी कि भाई, तुम जिस गांव में शादी कर रहे हो और जिस परिवार में शादी कर रहे हो तुम मत करो, ये अच्छे लोग नहीं है। मतलब अच्छे लोग इन द सेंस कि इनका जो इंटरेस्ट है वो भगवान और ईश्वर से ज्यादा दूसरी शक्तियों पर है। दूसरी शक्तियों का मतलब आप समझदार है, समझ सकते हैं। और इनकी जो बेटी है वो भी कुछ ठीक स्वभाव की नहीं है। मतलब कैरेक्टर वाइज बात नहीं कर रहे थे वो, मतलब कि वो अपने परिवार वालों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस चीज को मानती है। अब पहले के टाइम में शायद आपके भी घर के लोगों ने ये आपने भी सुना होगा उनके मुंह से कि पहले के लोग ना इन चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई हमें अच्छा घर परिवार मिल जाएगा। तो बहुत लोग नजर लगाते हैं, शादी रोकने का या काटने का बस बहाना ढूंढते हैं। तो केशव के पिता को यही लगा कि भाई इसने अपने बच्चों की शादी तो ऐसे ही नॉर्मल फैमिली में कर दी है और अब ये चाहता है कि मुझे एक अच्छे घर की लड़की मिल रही है, ना मिले। तो उनको लगा कि ये वो शादी तोड़ने की बात, तोड़ने के नियत से ये सब कह रहा है।
बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई। अब केशव की शादी हुई। केशव के यहाँ पे एक, मतलब ऐसे तो गाय भैंस बहुत सारे थे, और जो बकरियां होती है वो भी थी, बहुत सारे जानवर थे। जिस दिन ये शादी करके आई उस दिन ही अचानक इसके घर के कुछ बकरी के बच्चे वो मर गए। मतलब बिना किसी कारण के, अच्छे खेलते कूदते 2-3 बच्चे वो मर गए। अब किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और किसी ने उतना शगुन अपशगुन सोचा नहीं। और सोचते भी क्यों भाई, इनको अपनी मन पसंद की लड़की जो मिल गई थी। अब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के दिमाग में कुछ समा जाता है, जब उसका बुरा होना लिखा होता है, तो वो कितना भी कुछ अच्छा सोच लिया कर ले, वो कर नहीं पाता। केशव के परिवार में ऐसे तो जैसा मैंने आपको बताया नौकर चाकर ढेरों ही थे, लेकिन उनके रसोई में खाना बनाने के लिए एक औरत थी। वो काफी सालों से वहां पे काम करती थी, मतलब 17-18 साल से वो वहीं थी। केशव के माँ से थोड़ी ही छोटी होंगी वो, और वो उस परिवार को एकदम अपना परिवार मानती थी। जब उन्होंने देखा कि जैसे ही बड़ी बहू आई है, तो पता नहीं मेमने अचानक से क्यों मर गए। वो बहुत शगुन अपशगुन और ऐसा वो बहुत मानती थी। तो उसको कुछ बहुत बुरा आभास हुआ कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, ये तो अपशगुन है। लेकिन भाई वो ठहरी एक नौकर, उसके बाद को कौन ही ज्यादा ध्यान लगाता। हालांकि उसकी रिस्पेक्ट सब करते थे। केशव और जो महेश था, दोनों भाई उसको मासी मासी करके बुलाते थे बचपन से। मान सम्मान था, लेकिन इतना नहीं था कि बड़ी बहू के खिलाफ वो बोल दे और कोई सुन ले। शुरू के 1-2 दिन तो ठीक थे। उसके बाद से जो नौकरानी थी, इनका नाम हम गीता रख देते हैं। तो जो गीता थी, उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में बड़ी बहू अपने कमरे से निकलती है और पूरे घर में घूमती है, और बाल वाल खोल के ऐसे ही लंबे घने बाल, और छत पे जाएगी, कभी यहाँ आएगी, हाथ में कुछ उसके रहता है, पता नहीं क्या रहता है, और वो कुछ बड़बड़ाती हुई, और वो घूमती, और घूमती ऐसे नहीं कि वो टहल रही हो। एक होता है ना झूमते झूमते बिल्कुल मगन में, उस तरीके से वो पूरे घर में घूमती है। 2-3, मतलब कम से कम वो 2:30-3 बजे से शुरू करती थी और 1-1.5 घंटे तक वो ऐसे ही करती थी। अब जो गीता थी, उनको ये चीज बहुत अजीब लगी कि ये बड़ी बहू करती क्या है, मतलब आखिर इसको ऐसा क्या है। अगर रात में चलो इंसान होता है ना, टहलने वगैरह की आदत होती है, लेकिन इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये टहलने के नियत से घूमती है। और गीता ने ये भी नोटिस करना शुरू किया कि जब से बड़ी बहू घर में आई है, सबकी तबीयत ना खराब होने रहने लगी है, और कोई भी स्वस्थ नहीं था। और इसको साफ सफाई जब भी करती थी गीता, तो इसको घर पे अजीब अजीब चीजें मिलती थी। कभी जो आटे का डब्बा होता है उसमें कुछ अजीब सा चीज मतलब उसमें कुछ अजीब सा चीज मिल जाता था उसको, कुछ टोने टोटके से रिलेटेड। कभी नींबू, उसमें अजीब सा सिंदूर लगा हुआ, कभी एक कागज, उसके अंदर ढेर सारे बाल, और अजीब अजीब सी चीजें घर के कई कोनों में मिलने लगी उसको। अब पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बट मैंने सुना है कि जो लोग भी ऐसी भूत प्रेत की या फिर ऐसी तंत्र मंत्र की कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने या उनको डिस्टर्ब करे। अगर आप जान गए और ये बात अगर उसको पता लग गई, तो फिर बुरा समय आपके साथ भी होना शुरू हो जाता है। तो गीता इन चीजों से बहुत बचती थी। वो भले ही इस परिवार को बहुत मानती थी, लेकिन उनका था कि भाई मैं क्यों बोलूं, अगर मैं बोलूंगी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आते ही अपने घर की एकदम चहेती बहू बन गई है। और क्या पता अगर इसको पता लगे कि मुझे मालूम है ये किस तरीके की चीजें करती है,
तो मेरे परिवार पे भी कुछ बात ना आने लगे, तो वो चुप रहती थी। ऐसे ही 3-4 महीने बीत गए। एक बार क्या हुआ कि जो केशव की माँ थी, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई दिन में। और मतलब किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। हाँ, बूढ़ी थी, घुटने में दर्द वगैरह रहता था, लेकिन ऐसा कोई बीमारी नहीं था, होता है ना डायबिटीज वगैरह या कुछ भी नहीं था। अब वो सोचने लगे कि भाई क्या हो गया। डॉक्टर वगैरह जो वैद्य होते हैं गांव के, उनको बुलाया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। फिर रात में ऐसे ही 2:30 बजे का समय हो रहा था। गीता किचन में पानी वगैरह पीने के लिए उठी, तो वो देखती क्या है कि जो बड़ी बहू है वो बाल वाल खुले हुए है उसके, और उसने कुछ भी पहन नहीं रखा, यानी पूरी न्यूड बॉडी। अब देखो, मैंने तो जो सुना, जो मुझे बताया गया, मैं वही आपको बता रही हूँ। ऐसा किस तंत्र में होता है, क्या होता है, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे भी ये सुन के बहुत ही अजीब लगा था कि कैसे हो सकता है, मतलब न्यूड बॉडी और बाल वाल खुले हुए और पूरे शरीर में सिंदूर वगैरह। मतलब क्या था वो पता नहीं, कुछ अजीब सा डरावना उसका पूरा हुलिया बना हुआ था। वो अपने सास ससुर के कमरे में गई और 5 मिनट के बाद निकल गई। और जैसे ही वो निकली, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय हुआ होगा, केशव की जो माँ है वो अचानक से चीखी। जैसे ही वो चीखी, सारे लोग दौड़ के उनके कमरे में पहुंच गए, और वो बड़ी बहू भी अपना हुलिया वगैरह थोड़ा ठीक करके वो कमरे में पहुंची। तो देखती क्या है कि जो केशव की माँ है वो मर चुकी। केशव के जो पिता है वो अजीब से सदमे भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं, और वो कुछ नहीं मतलब कर रहे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ बोल भी नहीं रहे। ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। आंखें बिल्कुल लाल और एकदम ऐसा डर के, और होता है ना कि घबराहट, डर, सदमा। उनको ऐसा लगा कि अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा भयानक देख लिया। जब केशव अपने माँ के पास गया तो देखा कि वो तो मरी हुई है। फिर जो भी होता है क्रियाक्रम वगैरह सारा कुछ संपन्न किया गया। फिर अगले दिन जब उस कमरे की सफाई कर रही थी, जो इनकी नौकरानी मतलब हाउस हेल्पर थी और जो खाना वाना बनाती थी गीता, जब वो उस घर की सफाई कर रही थी तो उन्होंने देखा कि जिस बेड पे केशव के माँ और पिताजी सोते हैं और जिस तरफ केशव की माँ सोती थी, उस ही तरफ बेड के नीचे एक अजीब सा, मतलब वो सिंदूर था या क्या था पता नहीं, उससे अजीब सा एक सर्कल बनाया हुआ था, घेरा बनाया हुआ था। और उसमें पता नहीं माचिस की तिलियां, नींबू, जिसमें कुछ अजीब सा पेन लगाया हुआ, और अजीब सी तंत्र मंत्र का कुछ एक टोटका बना के उनके ही तरफ रखा गया था। अब ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डर गई। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये इस बात का जिक्र परिवार वालों से करेंगी तो वो लोग वैसे ही परेशान है और परेशान हो जाएंगे, और क्या पता वो मुझ पर ही शक करने लग जाए। ठीक है, क्योंकि बड़ी बहू ने तो वैसे ही सबका दिमाग अपने वश में कर रखा था। तो उन्होंने जैसे तैसे झाड़ू की मदद से उन सारी जो तंत्र मंत्र की चीजें हैं उसको साफ करी, और ये बात अपने तक ही रख लिया। फिर ऐसा होने लगा कि उस अभी तक तो ये घर का ही खेल था, उस गांव में बहुत लोग अजीब अजीब चीजें देखने लगे, बीमार रहने लगे। और एक दो नहीं, करीब 12-13 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि गांव में कोई औरत है, वो घूमती है। बहुत लोगों ने देखा है कि भाई वो घूमती है, खुले खुले बाल, अजीब सा अपना हुलिया, डरावना सा हुलिया बना के घूमती है। और कुछ लोगों ने उसी केशव की बीवी को ही मतलब जैसे मैंने आपको बताया था,
एकदम न्यूड बॉडी, अजीब सा। अब वो न्यूड बॉडी रहती थी, क्या करती थी पता नहीं, शरीर पे वैसे ही पूरे लाल लाल सिंदूर वगैरह, और पता नहीं काले कलर से और रेड कलर से पूरा एकदम कुछ अजीब सा वो करके रखती थी। लेकिन हाँ, देखने में दूर से सबको यही लगता था कि भाई इसने कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहन रखा। ठीक है, तो उस औरत को घूमते हुए मतलब बहुत सारे गांव के लोग, औरतें देखने लग गए। अब भाई उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो केशव के परिवार में जाके कुछ बोले या किसी को कुछ बता पाए, क्योंकि उनको तो पता था कि ये वैसे ही गांव के सबसे रईस लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो भाई इनसे बहुत ही खतरा है, ये भाई मारने वारने में भी पीछे नहीं हटते। तो ये बात गांव भर में फैली तो थी, लेकिन जानते भी सब थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वो उस परिवार में जाके बात करे। फिर ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए केशव की माँ को गुजरे हुए। अचानक गीता ने वापस से केशव की वाइफ को उसी हुलिये में देखा। टोटके वगैरह तो उसको अपने घर में हर जगह मिलता था, उसी हुलिये में देखा, और वो देख रही थी कि वो अजीब तरीके से नाच रही है और हंस रही है। और जब वो हंस रही थी तो उसके मतलब उसकी आवाज एकदम बदली हुई लगती थी। ऐसा लगता था कि कभी इंसान, कभी कोई आदमी की आवाज निकल रही हो, कभी औरत की, कभी किसी बूढ़ी औरत की। अजीब सी आवाज निकाल के वो हंसती थी, और खूब इस तरीके से झूम के, होता है ना कि गांव में होता है कि आ, खेलने लग जाता है किसी के ऊपर, औरत के ऊपर तो आपने देखा होगा, बाल वाल एकदम खोल के और अपने सिर को घुमाने लग जाती हैं। उस तरीके से नाचती है, कूदती है, बिल्कुल हंसते हंसते। और भाई ताजुब की बात, किसी की नींद भी नहीं खुलती थी, पता नहीं वो क्या कर देती थी परिवार वालों को। गीता ये सब कुछ देखी इस बार तो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि इस बार उसका जो हुलिया था वो पहले से भी काफी खतरनाक और भयानक था। मतलब ऐसा लगता था कि अगर उसको सच में किसी ने सामने से देख लिया, पहले तो वो इंसान हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, और अगर वो हार्ट अटैक से नहीं मरा तो भाई जिस तरीके का तंत्र वो करती है, जो उसको देख के पता लगता है, केशव की बीवी ही मार देगी। अब वो एकदम सोच में पड़ गई कि भाई पिछली बार मैंने इतने ही भयानक रूप में इसको देखा था तो मालकिन की जान चली गई, क्या इस बार भी इसकी नजर किसी पे तो नहीं। लेकिन वो सच में इतनी ज्यादा डर गई थी, मानो वो जम चुकी है, जिस जगह पे वो खड़ी थी उसी जगह पे जम गई थी। अब रात धीरे धीरे बीती। अगले दिन केशव के पिता उसी हालत में, उसी अवस्था में जिस तरीके से उनकी बीवी गुजरी, बेड पे लेटे लेटे इसी तरीके से मर गए। केशव के पिता की लाश देख के ऐसा लगता था कि उन्होंने मरने से पहले कुछ दिल दहलाने वाला नजारा देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें एकदम लाल थी और खुली हुई, ऐसा लग रहा था आंखें बाहर आ जाएंगी उनकी, और अजीब सा डर उनके चेहरे पे मरने के बाद भी सबको दिखाई दे रहा था। उनका भी कुछ पता नहीं लगा कि भाई अचानक वो कैसे मर गए, और उनका भी क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ। फिर गीता जब दोबारा उस कमरे की साफ सफाई करने गई तो सेम वही टोटका जो उसको 4-5 महीने पहले केशव की माँ के वक्त मिला था, वही टोटका केशव के पिता के मरने के बाद मिला। अब वो इस बार तो एकदम ही श्योर हो गई कि यही है जो सबको मार रही है। कहते हैं ना कि अगर कोई डायन होती है तो सबसे पहले अपने घर से ही, अपने पति या अपने बच्चे या अपने घर से ही शुरू करती है, लेकिन ये तो शुरू नहीं कर रही थी भाई, ये तो बहुत वक्त से सीखी हुई, होता है ना कि एकदम मंझी हुई खिलाड़ी थी। इसको बहुत कुछ आता था, जिस तरीके से आते ही इसने अपना दबदबा और अपना एक डर पूरे गांव में और अपने परिवार में बना दिया था। अब तो गांव के लोग बातें भी करने लग गए थे, जो कि केशव और महेश के कानों तक भी आती थी, लेकिन वो
इस चीज पे रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। मानो ऐसा लगता था कि पता उनको भी है, लेकिन किसी डर से या मजबूरी में या अपनी इज्जत के डर से वो बोल नहीं पाते थे। अब लोग बातें बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे वहां के गांव के जो लोग थे, बहुत लोग वो गांव छोड़ के जाने भी लग गए थे कि भाई नहीं, जब उनके अपने परिवार में ऐसा हो रहा है तो भाई गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब जिसके पास हैसियत थी, पैसे थे, वो गांव छोड़ के निकल गए, लेकिन जो अभी भी गांव में ही रह गए थे वो तो भाई सदमे से ही जीते थे, सदमे में ही जीते थे। वो दिन रात उनको यही डर होता था कि भाई कहीं हमारे घर के बच्चों को कुछ ना हो जाए, या किसी मतलब कोई घटना ना हो जाए। शाम में 5-6 बजते ही सारे लोग अपने अपने घर में अंदर चले जाते थे। ये सदमा इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि आप यकीन मानिए कि शाम के 6 बजे के बाद चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कोई भी इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि घर से वो एक कदम भी बाहर निकाले। और केशव की बीवी, भाई उसका तो शानो शौकत और बढ़ गया था। पहले जहां घर में 7-8 नौकर थे, अब 4-5 और आ गए थे, जो कि वो अपने पर्सनल खातिरदारी में उनको रखती थी। वो एकदम महलों की रानी के तरह बैठी रहती थी, और सिर्फ अपना जो एक कमरा था उसको पूरा तंत्र मन से उसने सजा रखा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, साल, 1.5 साल, 2 साल। इस बीच में मतलब इतने दिनों में केशव की जो वाइफ थी वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है। और 3 बार 9वें महीने पे जाके पता नहीं ऐसा होता था कि उसको मिसकैरेज हो जाता था, या फिर पता नहीं, मतलब उसका जो बच्चा अगर जन्म लेता भी था तो वो मर जाता था। और हैरानी की बात सोचिए कि उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मानो ऐसा कि वो चाहती ही हो कि उसके बच्चे दुनिया में आए और मर जाए। अब वो ऐसे ही मर जाते थे, या फिर वो कुछ तंत्र मंत्र करती थी, पता नहीं, लेकिन उसको इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वो और खुश होती थी, मतलब मानो वो हंसती थी इन सब चीजों को देख के। फिर एक दिन गीता ने केशव को सलाह दी कि देखो केशव, तुम मेरे बेटे के जैसे हो, मैं तुमको यही सलाह दूंगी कि या तो तुम इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, ठीक है, जो कि मुश्किल है, बट अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज मतलब जरूर ये करो। और नहीं, और अगर तुम अपना बच्चा, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जब 9वें महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तुम्हारी बहू, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो तुम उस वक्त वहीं रहो, और जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तुम उसको लेके और कुछ दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पालने पोसने के लिए भेज दो, क्योंकि मुझे तो यही शक है कि तुम्हारी बीवी ही अपने बच्चे को मार देती है। अब केशव ने भी उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसने यही किया। जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसने डिलीवरी तक का वेट किया, फिर जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वो तुरंत ही उस बच्चे को लेके अपने एक चाचा के यहाँ पे दे आया कि भाई आपके घर में जो आपकी बहुएं हैं उनको कहिए कि इसको कुछ महीने पाल पोस ले, और उसके बाद मैं आके ले जाऊंगा। वो भी मान गई। फिर ऐसे 2-3 बार हुआ। इस बार भी केशव की बीवी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब ये देख के महेश भी काफी ज्यादा डरने लगा था, और महेश, उनके जो कुछ रिश्तेदार थे वो महेश को अलग से बोलने भी लगे थे कि देख तेरे बड़े भाई की तो शादी हो गई, और वो किस तरीके से है, किस तरीके से रह रहा है, और उसकी बीवी कैसी है, ये सबको पता है, चाहे तुम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करो। अब तू खुद सोच कि जो अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चे की नहीं हुई, वो तेरी क्या होगी। कल को तेरी शादी होगी, तेरी बीवी आएगी, क्या पता वो तेरी बीवी के ऊपर कुछ टोना टोटका कर दे या तेरे बच्चों को मार डाले। तो हम तुझे यही सलाह देंगे कि भाई तू ये गांव छोड़ के कहीं और चला जा और अपना परिवार शुरू कर। महेश ने झिझकते हुए ये बात अपने बड़े भाई को बोली। हालांकि वो चाहता नहीं था कि भाई इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में मैं अपने भाई को कैसे छोड़ूंगा, वो तो खुद इतना डरा हुआ है।
लेकिन फिर भी एक ऊपरी मन से उसने सोचा कि भाई मैं एक बार पूछ लूं। उसने केशव से बात की और केशव ने बिना कुछ सोचे एक बार में ही हाँ बोल दिया कि हाँ महेश, तू चला जा, मैं नहीं चाहता तेरी आने वाली जिंदगी खराब हो, मेरी तो हो ही गई है। मैं नहीं चाहता कि इस औरत का बुरा साया तुम्हारे या तुम्हारे जो भी बीवी बच्चे होंगे उनके ऊपर पड़े। तो केशव ने महेश को शहर भेज दिया। अब इस घर में वही नौकर चाकर थे, केशव और उसकी बीवी थी। केशव का हाल मानो कुत्तों के जैसा हो गया था। वो एकदम इशारों पे नाचता था, मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि वो नहीं चाहता कुछ करना, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता था। जो चीजें वो लोग कभी मांस मछली नहीं खाते थे, ठीक है, लेकिन उसको वो भी चीज अपने घर पे लाना पड़ता था। और वो बहुत ही डरा हुआ रहता था, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं था। कहीं ना कहीं वो ये भी डरता था कि भाई ये मुझे भी ना मार दे। होते होते दिन बीत गए। केशव के 3 बच्चे हुए जो जिंदा थे, जिसमें से एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी सबसे छोटी थी। फिर इसी तरीके से डर के माहौल में 17-18 साल कब बीत गए पता नहीं लगा। और केशव की बीवी के खिलाफ कोई कुछ करने में भी सोचता था, क्योंकि वो बहुत मंजीवी डायन थी, ठीक है। और जितने लोग गांव में रह गए थे बचे कुचे लोग, वो भी उन उस परिवार से दूर ही रहते थे कि नहीं भाई, वो उस रास्ते पे जाना छोड़ देते थे जिस रास्ते का इस्तेमाल केशव या उसकी बीवी करती थी। और केशव की बीवी गांव में वैसे ही उसी तरीके से घूमती थी, ढूंढती थी भाई किसको मार दूं या फिर किसको मार के अपनी शक्ति बढ़ाऊं। हाँ, ऐसा होता है कि जिनके ऊपर ऐसी चीजें होती है ना, वो सोचते हैं कि मैं जितने लोगों को मारूंगा या मारूंगी उतना ही ज्यादा मेरी शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, मेरे तंत्र विद्या में और इजाफा होगा। तो इसीलिए वो गांव भर में घूम के कोई ना कोई अपना शिकार ढूंढा करती थी। कई बार तो उसने, मतलब ऐसा हुआ कि गांव की कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती थी। और पहले के टाइम में तो आपको पता होगा कि जो दाइमा आती हैं, पहले के टाइम में जो दाइमा होती थी जो बच्चे डिलीवरी कराने में हेल्प करती थी गांव की औरतों को, वो देखती थी कि भाई इस घर में दाइमा आ गई है, यानी इसके घर में जो भी औरत है उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो वो उसके घर के आसपास चक्कर लगाना वो शुरू कर देती थी। और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता था, आप नहीं मानेंगे, वो बिना किसी डर के उस घर के अंदर जाती थी, बच्चे को उठाती थी और निकल जाती थी। और आप सोचिए कि उसका इतना ज्यादा खौफ था उस गांव में कि कोई एक शब्द नहीं बोल पाता था कि भाई तुम बच्चे को कैसे ले जा सकती हो। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उससे नजर भी मिला ले, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी। फिर होते होते 17-18 साल बीत गए। अब केशव अपने बच्चों को अपने घर पे ही रखता था। और उसको कहीं ना कहीं ये सुकून था कि जो मेरी बीवी है वो कुछ भी करेगी, अपने बच्चों को अब नहीं करेगी, क्योंकि इतने साल तक नहीं किया तो अब क्या कुछ करेगी। फिर केशव के घर में एक लड़का आया। वो लड़का बहुत नीची जात का था, क्योंकि केशव के यहाँ पे जितने भी नौकर थे आधे से ज्यादा वो छोड़ के चले गए थे कि भाई इसकी बीवी इतनी खतरनाक है, कब हमें क्या कर दे। तो उस घर के लिए नौकर मिलते ही नहीं थे, ठीक है। तो एक बहुत ही नीची जात का लड़का उनके घर पे आया, 25-26 साल का, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा एकदम, बॉडी सारा कुछ एकदम पहलवान जैसा दिखता था। वो आया और बोला कि भाई मालिक, मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दे दो। अब केशव जो लोग जात के इतने कट्टर थे, उसने ना चाहते हुए भी, मरता क्या ना करता, उसने उसको काम पे रख लिया। अब वो लड़का मतलब काम वाम करता, जैसे गाय भैंस जो भी उनकी थी उनकी साफ सफाई, दूध वगैरह निकालना, बाहर घर की कुछ सब्जियां वगैरह लाना, मतलब बहुत सारे काम वो संभालता था। अब जो ये लड़का था, इसका नाम हम विनोद रख लेते हैं। ये जो लड़का था, इसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इनको पता था कि केशव के यहाँ नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है,
लेकिन बूढ़े माँ बाप को छोड़ के वो इस गांव से अलग हट के कहीं शहर वगैरह में जाना भी नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मेरे माँ पिताजी बूढ़े हैं, कुछ नहीं कर पाते, और मैं भी चला गया तो उनको कौन देखेगा। तो उनके लिए वो ना चाहते हुए भी केशव के यहाँ नौकरी करने पे मजबूर हो गया था। 1 हफ्ते 10 दिन हुए थे, केशव की जो बीवी थी उसकी नजर इस विनोद पे पड़ी। उसने ये सोचा कि अब इस वक्त तो वो भी अधेड़ उम्र की महिला हो चुकी थी और बच्चे वगैरह उसके भी बड़े हो गए थे। तो उसने सोचा कि भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शक्तियां ऐसा सोचती हैं, मतलब जैसा मैंने सुना है बहुत लोगों से। देखिए, मैंने आंखों से तो देखा नहीं ये पर्टिकुलर चीज, हाँ हुआ मेरे साथ भी है, एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। और अगर आपको मेरी कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस जाननी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो बहुत छोटा सा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहुत हेल्प करिए, अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा ये जो यूट्यूब का परिवार है वो और बड़ा हो सके। और जब मुझे मेरे किसी भी वीडियो पे मेरे हॉरर एक्सपीरियंस के लिए 50 कमेंट आ जाते हैं तो मैं फॉर श्योर अपना हॉरर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। तो होता क्या है कि उसने ये सोचा कि भाई, अगर मैं इसको मार देती हूँ अपने तंत्र मंत्र से या टोने टोटके से, जैसे भी है, तो मेरी शक्तियां और बढ़ेंगी, क्योंकि काफी टाइम से मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब देखिए, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। मतलब इस चीज पे पहले तो बिलीव किया नहीं जा सकता, और जो लोग बिलीव करते हैं वो, उनको पता लग गया होगा अब तक कि भाई वो औरत क्या कुछ नहीं कर सकती इस लड़के के साथ में। मैं तो सबकी कहानी ऐसा सोचती हूँ कि हाँ भाई सच होगी, क्योंकि मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो भाई मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि नहीं मजाक है या मनगढ़ंत है, मैं तो सच मानती हूँ। आप मानते या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं मानते तो सिर्फ एज अ स्टोरी सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। तो होता क्या है कि वो सोचती है कि भाई मैं इसको मार देती हूँ ताकि मेरी जो शक्तियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए। और विनोद को इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि भाई ये ऐसा कुछ भी सोच सकती है। वो तो ऐसे ही उस घर में काम करता था कि भाई इनके यहाँ पे वैसे भी कोई नौकर ज्यादा टिकते नहीं है, तो मैं काम कर लूंगा, और एक तरीके से इनको मेरी जरूरत भी है तो मेरे साथ थोड़ी कुछ बुरा करेंगे। लेकिन यहाँ वो गलत था। अब विनोद के साथ केशव की जो वाइफ थी वो क्या करती है, उसको मारती है या उसने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। क्या वो केशव को भी मार डालती है, क्या वो अपने बच्चों को भी मार डालती है, क्या उसको रोकने के लिए गांव में कोई आएगा, क्या केशव की पत्नी का जो खौफ है इस गांव से कभी खत्म हो पाएगा। ये सब कुछ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। मैं ये स्टोरी इतनी ज्यादा लंबी थी क्योंकि जिसने मुझे ये भेजा है उसने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, और ये तो काफी ज्यादा लंबी स्टोरी थी। मैं फिर भी जो मेन मुझे लगा मैंने वो कट करके एडिट वगैरह करके मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर मैं पूरी कहानी सुनाने लग जाती सच में ये 4-5 पार्ट में बनता। बहुत कुछ उसने शेयर किया था, बट मैं इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना सकती। तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे की सारी कहानी पता लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने इस कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस, आपके नियर बाई कुछ ऐसा क्राइम हुआ हो जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो मुझे इस नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस बार मैं इस चैनल में अपनी इंस्टाग्राम आईडी, अपना फेसबुक आईडी भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग
मुझे बोल रहे थे कि भाई ईमेल करने का टाइम नहीं मिलता और मेल पे हम नहीं बता पाते, कुछ ऑडियो वगैरह भेजना होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं एफबी मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और आप वहां पे भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। और प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करिए। यूट्यूब का क्रिएटर टूल जब मैं चेक कर रही थी सारा कुछ, तो वहां मुझे ये देखने को मिला कि मेरी वीडियोस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो ज्यादा देखते हैं। लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर आपको कुछ मिसिंग लगता है, कुछ चेंजेस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करूं। जैसे मेरे बोलने का तरीका, या फिर कुछ अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर मैं स्टोरी इस तरीके से नहीं, थोड़ा और लाउड वॉइस मतलब लाउड वॉइस में सुनाऊं, या फिर जैसे भी अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा, तब तो मैं चेंज करूंगी। लेकिन ऐसे बिना सब्सक्राइब किए वीडियो सिर्फ आप देख के चले जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। नीचे इतने सारे बटन्स हैं, लाइक है, सब्सक्राइब है, कमेंट है, डिसलाइक वाला नहीं, वो नहीं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, इन 3 चीजों पे बस ध्यान देना है। तो चलिए, आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट पार्ट में हम सुनेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम।